डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बजट सत्र का 9वां दिन। संसद में बजट सत्र पर होगी चर्चा। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। आज से यूपी के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कसी कमर। 20 फरवरी तक चलेगा सत्र। असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन का दावा। सीएम हेमंत ने एमएचए से की जांच की सिफारिश। कांग्रेस ने आरोपों को नकारा। गोगोई आज देंगे जवाब। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रख सकती हैं दलीलें। ममता का आरोप एसआईआर के जरिए बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां आज बजट सत्र का 9वां दिन। संसद में आम बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। थोड़ी देर में विपक्षी नेताओं की बैठक। सुबह 10 बजे खड़गे के दफ्तर में होगी मीटिंग। 8वें दिन 3 बार स्थगित हुई थी लोकसभा। आपको बता दें, संसद में बजट सत्र का आज 9वां दिन है। इससे पहले शुक्रवार को 8वें दिन भारी हंगामे के चलते सभा 3 बार स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज भी हंगामे के आसार हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू को लेकर तीखी बहस हुई थी। बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया था, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इससे पहले बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हुआ। वहीं 2004 के पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 97 मिनट का भाषण दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीच की शुरुआत में यहां भी हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर गए। वहीं इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बजट सत्र के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो यूपी बजट को लेकर है। आज से यूपी बजट का सत्र। यूपी विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए की संभावना। बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना। सरकार का लक्ष्य विकास के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार की। सरकार भी विपक्ष के हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं सरकार भी विपक्ष के हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर होगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए था, जो उससे पहले के साल से 9.8% ज्यादा था। अब आने वाला बजट इससे भी बड़ा होगा और इसमें जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अच्छी खासी रकम ला सकती है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि हर नागरिक तक इनका लाभ सही तरीके से पहुंच सके। बजट में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान रहेगा। अनुमान है कि कुल बजट का करीब 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 15% शिक्षा, 12% कृषि, 8% स्वास्थ्य और 5% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य विकास के साथ साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी है।
आपको बता दें, यूपी का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। वहीं सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन सरकार भी विपक्ष के हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचों पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए था, जो उससे पहले के साल से 9.8% ज्यादा था। वहीं अब आने वाला बजट इससे भी बड़ा है और इसमें जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अच्छी खासी रकम रख सकती है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज से यूपी का बजट सत्र शुरू होने वाला है, वहीं विपक्ष ने क्या चर्चा, मुद्दे लाने की क्या उनके रणनीति अपनाई है, मुद्दे लेकर आएगी आज? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और सरकार ने इससे पहले एक बैठक भी की थी, जिसमें जो तमाम दल है उनसे सहयोग की अपील की थी कि जो तमाम दल है उनके जो नेता है वो सहयोग करें, ताकि जो सदन है वो पूरी तरीके से चल पाए। और जहां तक हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरेगा और घेरने का प्रयास करेगा, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष ने पहले से तैयारी कर रखी है कि वो सरकार को कहीं ना कहीं घेरेंगे। और वो उसके अलावा आपको बता दें, जो चूंकि बजट सत्र है तो ऐसे में जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना है, वो उन्होंने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। वो 2026-27 का जो बजट है वो फिलहाल पेश करेंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार, क्योंकि जब भी सत्र रहता है तो सरकार को निशाने पर लेता है और निशाना साधने का काम करता है, तो ऐसे में इस बार भी देखने वाली बात होगी कि सरकार की जो कार्रवाई है उसको विपक्ष जो है वो किस तरीके से प्रभावित करता है और क्या कुछ चीजें हैं जिसको लेके निशाना साधता है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलेगा और उसके बाद जो बजट है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, वहीं 11 फरवरी को यूपी का बजट घोषित होगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का दावा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एमएचएस से जांच की सिफारिश की। कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों से इनकार किया। सीएम हेमंत के आरोपों पर आज जवाब देंगे गौरव गोगोई। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित संबंधों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच के बाद मामला गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है। शर्मा ने गोगोई की पाकिस्तान हाई कमीशन यात्रा और उनकी पत्नी के पुराने कार्यकाल का जिक्र किया। इन आरोपों पर आधिकारिक पुष्टि बाकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मामले को विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शर्मा ने कहा कि अगर किसी सांसद का पाकिस्तान से संबंध सामने आता है तो यह बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे सार्वजनिक रूप से उठाना जरूरी है। सीएम के मुताबिक उन्हें जानकारी दी गई कि गौरव गोगोई एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर गए थे, जहां उनकी मुलाकात उस समय के पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कोई अन्य नेता इस तरह प्रतिनिधिमंडल लेकर हाई कमीशन हो गया है। हेमंत ने कहा कि असम एसआईटी ने अब इस मामले में विस्तृत जांच की है और कथित संबंधों के पहलुओं का अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पूरे मामले को आगे की जांच के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाए। हालांकि इन आरोपों को लेकर गोगोई या कांग्रेस की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल यह मामला आरोप और जांच की प्रक्रिया के स्तर पर है और आधिकारिक निष्कर्ष आना बाकी है। ये सारे घटना का शुरुआत हुए, मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया
और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे एसआईआर को लेकर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी रख सकती हैं दलीलें। ममता का ईसी पर बंगाल को निशाना बनाए जाने का आरोप। ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर फिर सुनवाई होगी। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर को लेकर अदालत में खुद दलीलें पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमे में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और एनवी अंजारिया की पीठ इस केस में सुनवाई कर रही है। इसमें पश्चिम बंगाल सीएम की दायर याचिका भी शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि वह इसके लिए राज्य या उनके संस्थानों के 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। 4 फरवरी को चुनाव पैनल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारी प्रदान किए हैं। वहीं द्विवेदी ने यह भी कहा कि इस एक्सरसाइज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल निम्न रैंक के सरकारी कर्मचारियों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया था। ममता बनर्जी ने ईसी के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि राज्य ने वही प्रदान किया था जो चुनाव पैनल द्वारा मांगा गया था। मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का पुरजोर आग्रह किया था। ममता ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल में होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों? 100 साल से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ईसीआई की प्रताड़ना के चलते बीएलओ की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आज सुनवाई होनी है एसआईआर को लेकर। वहीं पिछली सुनवाई की बात करें तो क्या लगता है, क्या अदालत की तरफ से फैसला आ सकता है? क्योंकि अभी फैसले की कोई घड़ी नहीं है। एसआईआर मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। कुछ मामलों में सुनवाई होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ आदेश भी पारित किया है। तो आज भी जो सुनवाई होने वाली है बेसिकली सिर्फ इस बात पे निर्भर करेगी कि पिछली बार जब शुक्रवार को सुनवाई हो रही थी इस मामले में ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से दलीलें दी थी और एक बड़ा सवाल ये कि आज एक हस्तक्षेप याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो ममता बनर्जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आती हैं अपने अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए दलीलें रखती हैं, वो बिल्कुल गलत है कानूनी तौर पर, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तभी वो आ सकता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के सामने आती है और दलीलें रखती है तो इससे संस्थागत सवाल खड़े हो सकते हैं और जो कानूनी अड़चने हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनका एक दूसरे के सामने जो इस ढंग से सामने खड़े हो जाना वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बात करेगा तो ये जरूर देखेगा कि इस जो उनकी मांग है उस मांग पर उन पर क्या आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका बार बार ये कहना था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और उसका उन्होंने साफ साफ ही आरोप लगाया था कि इस मामले में
जो याचिकाएं हैं वो सिर्फ इस वजह से दाखिल की जा रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को रोका जा सके, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया जो की जा रही है वो खास तौर से वोट काटने के लिए की जा रही है। क्योंकि जब ममता बनर्जी इस मामले में अपनी दलीलें रख रही थी तो साफ साफ उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और वोटों के काटने के अलावा, डिलीशन के अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसका पुरजोर विरोध किया था और ये कहा था कि जब हमने राज्य सरकार से कई बार लेटर लिखा और ये कहा कि हमें अधिकारी दिए जाएं जिससे कि हम जो इसकी प्रक्रिया को बहुत स्मूथली करा सकें, तो राज्य सरकार की तरफ से उन अधिकारियों को नहीं दिया गया जिनकी जरूरत थी और इस वजह से हमें अन्य स्टेट से तकरीबन 250 अधिकारियों को डिप्यूट करना पड़ा था। इसी वजह से सवाल उठ रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का काम कर रही है। तो क्योंकि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो एसआईआर नहीं चाहती और वो चाह रही है कि जो इलेक्शन यानी कि 2002 के इलेक्टोरल रोल है उसके आधार पे किया जाए और जो नई जो एसआईआर के तहत जो नाम डिलीट किए जा रहे हैं उन पर तब तक के लिए रोक लगाया जाए तक कि विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल के नहीं हो जाते। तो सीधा सीधा पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन वोट डिलीशन के पीछे लगा हुआ है और जो बिहार माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल चुनाव है विधानसभा के उनको टारगेट करते हुए किया जा रहा है और जो डिलीशन की प्रक्रिया है वो खास तौर से सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया था कि इस मामले में जो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि इस मामले में जो भी चीजें हों वो एक लेजिबल तरीके से हो पाए और किसी को कोई आपत्ति न हो। इसी वजह से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो ये कहा था कि सोमवार को केंद्र सरकार जो इलेक्शन कमीशन है वो इंस्ट्रक्शन लेके बताएगा कि अधिकारियों की तैनाती और डिलीशन के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ये बताएगी कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारियों की मांग की जा रही है वो उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जानकारी के मुताबिक जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो अधिकारियों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपने को तैयार है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा इस बात के लिए कि अब जब पश्चिम बंगाल सरकार अधिकारियों को देने के लिए तैयार हो गई है और इलेक्शन कमीशन जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके ऊपर जो ममता बनर्जी की याचिका थी एसआईआर पर रोक लगाने की, क्या उस पर कोई रोक लगती है या और कोई डायरेक्शन पास किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी अपनी दलीलें भी रख सकती हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आज कुलदीप सेंगर पर सुनवाई। आज कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। कुलदीप सेंगर ने जमानत के लिए एससी का दरवाजा खटखटाया है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला है। आपको बता दें कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सेंगर के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी थी। अब पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। चूंकि जिस मामले पर अभी हम रिपोर्ट अपने हमने दिखाई अपने दर्शकों को, वो दरअसल ये है कि हिरासत में जो पीड़िता है उसके पिता की मौत हो गई थी। इस मामले में इसको निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी और लगभग 7.5 साल बीत जाने के बाद उसने अपनी जमानत की मांग करते हुए कहा गया, क्योंकि जो ये निचली अदालत का जो फैसला था इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, वो अभी भी पेंडिंग है। इसी के तहत उसने कहा है कि सुप्रीम के 7.5 साल उसके पूरे हो चुके हैं, ऐसे में उसे जमानत मिल सकती है, उसे जमानत दी जानी चाहिए। और चूंकि उसको एक बार और इससे पहले भी जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि एक मामले में ऑलरेडी वो 10 साल की सजा काट रहा है, ऐसे में जमानत पर हम रोक लगाते हैं। तो जो अभी का फिलहाल मामला है वो ये है कि जो उसको पीड़िता के जो पिता की मौत हो गई थी, उस मौत के मामले में उसको निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें से
वो सजा काट रहा है और हाई कोर्ट में इसकी अपील पेंडिंग है और हाई कोर्ट में इस मामले में उसको राहत नहीं मिली। इसी वजह से उसने अब सुप्रीम कोर्ट के रुख किया है। हाई कोर्ट ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि उसकी जो सजा है उस पर उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुलदीप सिंह सेंगर सबसे पहले जमानत की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, उनको सजा जो उनको जमानत है वो मिलनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट से मना करने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या इस कंडीशन में उनको जमानत मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि जब इससे पहले जो मामला था जो पीड़िता के साथ रेप के मामले में था, उसमें जब जमानत देने से जो जमानत मिली हुई थी उस पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि चूंकि अमूमन जब किसी को जमानत मिल जाती है तो जमानत मिलती है तो उसकी जमानत पर दोबारा हम रोक नहीं लगाते, लेकिन ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से हम इस पर रोक लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कही थी कि चूंकि एक मामले में ऑलरेडी वो सजा काट रहा है और वो बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि उसका भी जो फैसला था वो सुरक्षित रखा हुआ था कि क्या उसको जमानत मिलेगी या नहीं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने उस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अब मामला आ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई जवाब देता है और ये कहता है कि क्या उसको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब ये SLP आई है। इस SLP में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है तो सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा और जो एजेंसी है उनसे जवाब में मांगा जाएगा और पीड़िता को भी इसमें नोटिस किया जाएगा। उनके जवाब आने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या अब उसके क्षेत्राधिकार में अब ये मामला आ गया है तो क्या वो इस मामले में जमानत दे सकता है या नहीं दे सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें आज कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अगली खबर का रुख करेंगे जो विदिशा से है। विदिशा जिले के सिरोज तहसील में उस वक्त लोग हैरान और खुश भी हुए जब एक पढ़ी लिखी दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल लाया गया। खास बात यह है कि दूल्हा पेशे से डॉक्टर है, वहीं दुल्हन ग्रेजुएट है। बावजूद इसके दोनों ने दिखावे की नहीं संस्कारों की राह चुनी। आज जहां लग्जरी कारों और महंगी शादियों का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं इस जोड़े ने बैलगाड़ी को चुनकर पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर दिया। ढोल नगाड़ों की थाप और गांव शहर के लोगों के बीच बैलगाड़ी में बैठकर दूल्हा दुल्हन रवाना हुए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो अयोध्या से है। अयोध्या को योगी सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। त्रेता युग से जुड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल गुप्तार घाट अब ओपन एयर थिएटर के रूप में नई पहचान पाने जा रहा है। पर्यटन विकास की दिशा में चल रहे तीसरे चरण का कार्य अब अंतिम दौर में है और इसे होली तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गुप्तार घाट पर बन रहा यह ओपन एयर थिएटर लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ रावण वध, हनुमान और जटायु की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं जो रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप देगी। थिएटर में विशेष रूप से एक विशाल स्क्रीन बनाई गई है जहां भगवान राम से जुड़े प्रसंगों पर आधारित फिल्में और चलचित्र दिखाए जाएंगे। मान्यता है कि भगवान राम ने इसी गुप्तार घाट से जल समाधि ली थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फरवरी के साथ ठंड की विदाई शुरू हो चुकी है तो यह सोच आपको धोखा दे सकती है। मौसम विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों में मौसम के अचानक करवट लेने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में कई राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे तापमान में गिरावट आ सकती है, ठंडी हवाएं चल सकती हैं, सुबह और रात में गलन बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर फिर से तेज हो सकता है। कई राज्यों में घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यातायात पर असर पड़ सकता है। फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।